बुलंदी की तरफ हमारा सफर जारी था। आखिरी चट्टान पर चढ़ने में जाहिर को बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। मैंने जाहिर से कहा, हमें मालूम नहीं मजीद कितनी चढ़ाइयां चढ़ना पड़ेंगी। अगर तुम्हारी यही हालत रही तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। जाहिर ने फूली हुई सांसों के दरमियान कहा, बदकिस्मती से मुझे पहाड़ी चट्टानों पर चढ़ने का तजुर्बा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ न कुछ महारत हासिल कर ही लूं। उस आखिरी चट्टान के ऊपर पहुंचने के बाद हम महफूज हो गए थे। जाहिर एक बार फिर ढेर हो गया था और मैं घुटनों के बल बैठकर रास्ता देखने की कोशिश कर रहा था। हमारे सामने एक ऊंचा पहाड़ था और सूरज उसके अकब में गुरूब होने के करीब था। मुझे रास्ता नजर आ गया। उसकी ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई 60 फुट रही होगी और वो एक दराड़ की सूरत में था। कटा फटा और नाहमवार रास्ता। मैंने जाहिर को रास्ते के बारे में बताया और बंदूक साफ करने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, इसे तेल न दिया गया तो ये जंग खा जाएगी, मगर जाहिर ने कोई जवाब न दिया। मैंने तशवीश से जाहिर के माथे पर हाथ रखा। कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है जाहिर? उसकी आंखें बंद थीं और वो चित लेटा लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मेरे हाथों का लम्स महसूस करके उसने आंखें खोल दी। बोला, मैं ठीक हूँ जनाब, बस थकन गालिब आ गई है। मैंने नर्म लहजे में कहा, आराम करो जाहिर, चंद घंटे आराम करने के बाद तुम ठीक हो जाओगे। हमें कोई फौरी खतरा लाहक नहीं है। जाहिर ने कहा, लेकिन ऑलिव हार्वर्ड का खतरा तो हमेशा सर पर मंडलाता रहेगा। मैं उसका मतलब समझ गया था, मगर मैंने कोई जवाब न दिया। जाहिर ने पूछा, कुछ अंदाजा है जनाब कि इस वक्त हम किस इलाके में हैं? मैंने कहा, मालूम नहीं जाहिर, लेकिन अंदाजा है कि हम रियासत टेक्सास के किसी मकाम पर हैं। लाकानूनियत के मामले में टेक्सास अमेरिका में सर फहरिस्त है। उसने कहा, और वो कैदी कौन हो सकते हैं? मैंने कहा, ऑलिव हार्वर्ड के दुश्मन भी हो सकते हैं, और ये भी मुमकिन है कि हारूत राबील के पास काम करने वाले ऐसे लोग हों जो उसके खिलाफ गवाही दे सकते हों। जाहिर ने हैरत से कहा, ये सब कुछ अमेरिका में हो रहा है? अमेरिका में, जहां शख्सी आजादी की मिसालें दी जाती हैं? मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, हाँ जाहिर, यहाँ की शख्सी आजादी भी ज़रबुल मिसल की हैसियत रखती है और CIA की धांधलियां भी आलमी शोहरत की हामिल हैं। वो बोला, लेकिन हम तो ऑलिव हार्वर्ड की कैद में थे, CIA का इस मामले से क्या ताल्लुक है? मैंने कहा, वो भी तो CIA का ही परवरदा है। जिन खुतूत पर वहां उसकी तरबियत हुई थी, वहां से निकलने के बाद भी वही कुछ कर रहा है। जाहिर बोला, लेकिन हमारे साथ ये सुलूक करने से उसका क्या मकसद हो सकता है? वो हमें खत्म भी कर सकता था। मैंने कहा, उसके सर में मुझ पर अपनी बरतरी साबित करने का सौदा समा गया है। वो मुझसे एक काम लेना चाहता था। मैंने इनकार कर दिया तो उसने मुझे संगीन नताइज की धमकी दी। अब देख लो उसने हमें किस हाल में पहुंचा दिया है। जाहिर बोला, मैडम पता नहीं कहाँ होंगी और बट साहब खुदा जाने किस हाल में होंगे, वो हमें ढूंढ रहे होंगे। मैंने कहा, हाँ, और तशवीशनाक बात यह है कि वो ऑलिव हार्वर्ड की नजरों में आ चुके थे। जाहिर हड़बड़ा कर उठ बैठा। बोला, ओह, तब तो उसने उन्हें भी कैदी बना लिया होगा, मगर वो उन तक पहुंचा कैसे? मैंने कहा, तुम्हें याद नहीं, हमने टैक्सी वाले से क्रिस्टल होटल चलने को कहा था। बस उसके लिए इतना ही काफी था। उसने बड़ी आसानी से मालूम कर लिया कि उस होटल में मेरे कौन कौन से साथी ठहरे हुए हैं, मगर वो उन पर हाथ नहीं डालेगा। जाहिर ने कहा, उसे कौन रोकेगा? मैंने कहा, मेरा खौफ। इससे कबल एक बार उसने तहजीब को अगवा किया था। मैंने जवाब में उसकी बेटी को अगवा करके उसे शिकस्त फाश दी थी। मुझे यकीन है कि अब वो ऐसी कोई हिमाकत करने की जुर्रत नहीं करेगा। जाहिर ने दोबारा लेटते हुए पूछा, अब हमारा आइंदा कदम क्या होगा जनाब? मैंने कहा, तुम अपनी थकन दूर कर लो, फिर हम दरिया के पास वाली आबादी की तरफ चलेंगे। वो बोला, हमें कब तक रवाना होना होगा? मैंने कहा, आधी रात होने से कबल। जाहिर ने कहा, यह तो बहुत जल्दी है जनाब, मैं तो समझ रहा था कि कल सुबह। मैंने कहा, हम इतना ज्यादा तवील इंतजार करने का खतरा मोल नहीं ले सकते। सुबह से कबल हम जितनी दूर निकल सकें उतना ही हमारे हक में बेहतर होगा। जाहिर ने बेजान से लहजे में कहा, जैसे आपकी मर्जी जनाब। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। मैंने कहा, घबराओ मत जाहिर, नीचे उतरते वक्त किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चढ़ाई की बात और थी। जिस मकाम पर हम मौजूद थे वहां से गांव हमें साफ नजर आ रहा था। अंधेरा फैल चुका था, इसलिए गांव के मकानों में जलती हुई रोशनियां ही गांव की निशानदही कर रही थीं। जाहिर सो गया था, मैं खुद भी थकन से निढाल हो रहा था, इसलिए मैंने भी यही बेहतर समझा कि चंद घंटों के लिए सो जाऊं। मुझे ये अंदाजा तो नहीं हो सका कि मैं कितनी देर सोया था, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो गांव के मकानों में जलती हुई रोशनियां बदस्तूर नजर आ रही थीं, जो इस बात की अलामत थी कि रात अभी आधी से ज्यादा नहीं गुजरी है। मैंने जाहिर को उठा दिया और उसे चलने के लिए कहा। चुनाचे थोड़ी देर के बाद हम पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे। हम जल्द ही गांव तक पहुंच गए। मैंने बंदूक जाहिर के हवाले करके उसे ताकीद कर दी थी कि वो मुझसे दूर रहकर मेरे अक़ब में चले। मुझे कोई खतरा दरपेश होगा तो मैं उससे निमटने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। जाहिर को खामोश तमाशाई बने रहना होगा। फायर करने की इजाजत उसे सिर्फ इस सूरत में थी जबकि ऐसा करना नागुज़ीर हो जाए।
हम एक दूसरे से अलहदा चलते हुए गांव के नजदीक पहुंचे और तयशुदा मकाम पर यकजा हो गए। गांव 24 मकानात पर मुश्तमिल था। एक बार भी नजर आ रहा था जो अभी बंद नहीं हुआ था। गांव के साथ ही खेत थे जहां फसलें लहलहा रही थीं। मैंने कहा अब हमें कोई बड़ा सा कैन तलाश करना होगा जिसमें पानी भरकर साथ ले जा सकें। इसके अलावा खाने के लिए जो भी मिल सके, मसलन चॉकलेट और खाने के डिब्बों में बंद अशिया। क्या ख्याल है? जाहिर ने कहा ठीक है जनाब, जाहिर है हमें जरूरत की जितनी ज्यादा अशिया मिल सके उतना ही अच्छा है। हमसे कोई 30 गज के फासले पर बार था जिसके बाहर जलती हुई रोशनी के बायस हम रुकने पर मजबूर हो गए थे। रोशनी में हमें देखा जा सकता था और हम इतना शदीद खतरा मोल लेने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे, लिहाजा हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि खामोशी से इंतजार करें। हमें कुछ देर इंतजार करना पड़ा। उसके बाद शराब खाना बंद होने का वक्त आ गया। बार की रोशनियां गुल होने से सड़क पर तारीकी छा गई थी और हम अंधेरे में बेखतर आगे बढ़ रहे थे। ताहम मैं और जाहिर एहतियात बरत रहे थे। बार से तकरीबन 20 फुट के फासले पर पहुंचकर हमने एक आदमी को बार से बाहर निकलते देखा। वो नशे में धुत था। मैंने किसी मुमकिन तसादुम के लिए खुद को तैयार किया और जाहिर ने बंदूक, लेकिन उसने हम पर कोई तवज्जो न दी और कुछ फासले पर वाक़े एक नीम पुख्ता मकान में दाखिल हो गया। 15 मिनट तक हम बार के सामने एक आड़ में साकित सामित खड़े रहे। हमने एक दरख्त की आड़ ले रखी थी। फिर बार का दरवाजा खुला और एक और आदमी झूमता झामता बाहर निकला। बार के मालिक ने उसे तकरीबन धकेल कर दरवाजा बंद कर लिया। बाहर आने वाला आदमी आखिरी था, इसलिए कि बार के मालिक ने अंदर से दरवाजे की कुंडी चढ़ा ली थी। बाहर आने वाला हमारे बराबर से ही गुजरा था और फजा शराब की बू से बोझल हो गई थी। उस आदमी के गुजरने के बाद मैंने जाहिर से कहा, आओ, हमें मजीद वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। सड़क सुनसान पड़ी थी। सड़क के नुक्कड़ पर एक कुत्ता रो रहा था। बार के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से बुलंद आहंग आवाज सुनाई दी, कौन है? बार बंद हो चुका है, अब क्या लेने आए हो? मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा, दरवाजा खोलो, तुमसे जरूरी काम है। बार के मालिक के बड़बड़ाने की आवाज आई, क्या मुसीबत है? फिर उसने एक झटके से दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर 2 खस्ता खाल अजनबियों को देखकर उसने हैरत से पलकें झपकाईं। बोला, कौन हो तुम? उसे जवाब देने की बजाय मैंने उसे धक्का दिया और अंदर घुसता चला गया। वो लंबा चौड़ा ताकतवर आदमी था, मगर जाहिर के हाथ में नजर आने वाली बंदूक ने उसे कोई जारहाना कदम उठाने से रोक दिया। उसने खौफजदा नजरों से जाहिर की बंदूक की तरफ देखते हुए कहा, कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? मैंने कहा, हमारा इरादा तुम्हें कत्ल करने का हरगिज नहीं है और न ही हम तुम्हें लूटने का इरादा रखते हैं। हमें कुछ चीजों की जरूरत है। अगर तुमने हमसे ताउन किया तो ठीक, वरना मजबूरन तुम्हें कत्ल करना पड़ेगा। उसने जल्दी से कहा, नहीं, मैं तुमसे ताउन करने को तैयार हूँ। तुम्हें जो चीज भी चाहिए यहाँ से ले जा सकते हो। मैंने खुश्क लहजे में कहा, शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। अब जल्दी से ये बताओ कि बावर्ची खाना किधर है? बार के मालिक ने भर्राई हुई आवाज में कहा, यहाँ तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिल सकेगा। ये सिर्फ बार है, खाने का सामान तुम्हें मेरे घर पर मिल सकेगा। जाहिर गुर्राया, तुम्हारा घर कहाँ है? वो बोला, बार के साथ ही है, इधर अंदर से भी दरवाजा है और बाहर से घूमकर भी। जाहिर ने बेसब्री से कहा, ज्यादा तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है, हमें रास्ता दिखाओ। उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। मैंने बार के मालिक को अंदर की तरफ बढ़ते देखकर कहा, ठहरो, अंदर कौन कौन है? वो बोला, मेरे बीवी बच्चे हैं और वो सो रहे होंगे। अगर तुम लोगों को भूख लग रही है तो मैं चुपके से तुम्हें खाना खिलाकर रुखसत कर दूंगा। जाहिर ने कहा, अब तुम पर अपने साथ साथ अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी भी आयद हो गई। अगर उनमें से कोई उठा तो उसकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। उसने कहा, तुमसे ज्यादा मुझे उनकी फिक्र है। और वो हमें एक दरवाजे से गुजार कर अपने घर के किचन में ले गया। उसने किचन में रोशनी कर दी और मैंने जल्दी जल्दी वहाँ की तलाशी ले डाली। मैंने कहा, बहुत खूब, यहाँ डबल रोटी भी है और अंडे भी। अब तुम्हें हमारी मेजबानी के फराइज अंजाम देने होंगे, जल्दी से अंडे तल लो। उसने बड़ी फर्माबरदारी से मेरी हिदायत पर अमल किया। हमने बावर्ची खाने का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। वो भी कोशिश कर रहा था कि बर्तनों के खड़कने की कम से कम आवाज हो। उसे बखूबी एहसास था कि अगर उसके खानदान का कोई फर्द उठ गया तो उसके लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हम उसके लिए बलाए बेदरमा बन गए थे और उसकी ख्वाहिश थी कि हम जल्द अज जल्द टल जाएं ताकि वो सुकून से सो सके। थोड़ी ही देर बाद मैं और जाहिर अंडे डबल रोटी उड़ा रहे थे। बंदूक मैंने ले ली थी और खाने के दौरान पूरी तरह मुस्तैद था, लेकिन बार के मालिक ने मुझे एक बार भी बंदूक की तरफ हाथ बढ़ाने का मौका न दिया। खाना खाने के बाद मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और जरूरत की चीजों की एक फहरिस्त उसे सुना दी। मैंने कहा, हम मुसाफिर हैं और जिस बेसरो सामानी के आलम में हम तुम्हें नजर आ रहे हैं उसमें सफर जारी रखना मुमकिन नहीं है। लिहाजा अगर तुम मेरी बताई हुई चीजें फराहम कर सको तो मैं बहुत अरसे तक तुम्हें याद रखूंगा। उसने कुछ कहे बगैर हमें एक सूटकेस फराहम कर दिया जिसमें काफी चीजें भरी हुई थी। उसने कहा, देख लो, इस वक्त यही चंद चीजें मिल सकेंगी।
میں نے پانی کا بھرا ہوا کین ظاہر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ بھی بہت ہے، ہم کسی نہ کسی طرح گزارا کر ہی لیں گے۔ اس نے کہا، اگر تم لوگ صبح تک رک جاؤ تو میں تمہیں مزید چیزیں بھی فراہم کروں گا۔ میں نے کہا، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے دوست، ہم جلدی میں ہیں ورنہ ضرور رکتے۔ اب کیا تم ہمیں رخصت کرنے دروازے تک نہیں آؤ گے؟ اس نے کہا، ضرور، مجھے دروازہ بند بھی تو کرنا ہوگا۔ ہم اس کے ساتھ بار کے بیرونی دروازے تک آئے۔ میں نے بندوق ظاہر کو تھما دی اور خود سوٹ کیس اٹھائے چل رہا تھا۔ بار کے دروازے پر پہنچ کر میں نے سوٹ کیس فرش پر رکھ دیا اور بار کے مالک کی طرف مڑا۔ میں نے کہا، تم نے ہمارے ساتھ بے حد تعاون کیا ہے، سفر کے دوران تم ہمیں بہت یاد آؤ گے دوست۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، جو کچھ میں نے کیا وہ میرا فرض تھا۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، کہا، اچھا اب ہم جا رہے ہیں، خدا حافظ۔ انداز ایسا تھا جیسے رخصت ہوتے وقت اس سے ہاتھ ملانا چاہ رہا ہوں۔ اس نے بھی میری طرف ہاتھ بڑھایا، مگر میں نے بڑی پھرتی سے اس کی کنپٹی پر ہاتھ رسید کر دیا اور وہ آواز نکالے بغیر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ میری اس اچانک حرکت سے ظاہر بوکھلا گیا۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ ہمیں کچھ کہہ تو نہیں رہا تھا؟ میں نے پرسکون انداز میں کہا، اسے کچھ نہیں ہوا، یہ صرف بے ہوش ہوا ہے۔ ظاہر نے احمقوں کے سے انداز میں میری بات دہرائی، بے ہوش ہوا ہے، لیکن اسے بے ہوش کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، نہیں، اسے تو ہوش میں رہنے دینا چاہیے تھا تاکہ ہمارے جاتے ہی یہ ساری بستی کو اٹھا دیتا۔ ظاہر شرمندہ ہو گیا، بولا، اوہ، دراصل اس نے اتنا تعاون کیا کہ مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ میں نے بار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اگر اسی طرح بے خبری کا شکار ہوتے رہے تو آلیو ہاورڈ کا شکار بھی ہو جاؤ گے۔ آؤ اب جلدی سے یہاں سے نکل لو۔ میں اور ظاہر بار سے باہر نکل آئے۔ میں نے ظاہر کے باہر نکلنے کے بعد بار کا دروازہ پھیر دیا تھا، لیکن باہر ایک مشکل ہماری منتظر تھی۔ سڑک پر ایک کتے نے ہمیں دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیا۔ وہ شاید کسی کا پالتو کتا تھا، اس لیے کہ ہم نے ایک آدمی کی آواز سنی جو کتے کو ڈانٹ رہا تھا۔ ہم تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے قصبے کی بیرونی سمت بڑھ رہے تھے۔ کتے کی آواز ہم سے دور ہوتی جا رہی تھی، مگر میں محسوس کر رہا تھا کہ ظاہر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا ہے۔ وہ بار بار پلٹ کر عقبی سمت میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، کتا وہیں رہ گیا ہے ظاہر، آواز سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ اس نے ہمارے پیچھے آنے کی زحمت نہیں کی۔ ظاہر بولا، مجھے کتوں سے بہت خوف معلوم ہوتا ہے، اگر کاٹ لے تو 14 انجیکشن برداشت کرو اور وہ بھی پیٹ میں۔ میں نے ظاہر کی توجہ بٹانے کے لیے کہا، وہ تو شاید صرف اس صورت میں لگتے ہیں جب کتا پاگل ہو۔ ظاہر بولا، بچپن میں ایک بار مجھے کتے نے کاٹ لیا تھا اور مجھے 14 انجیکشن لگوانے پڑے تھے، جبکہ وہ کتا پاگل نہیں تھا۔ میں نے کہا، تب تو کتے سے تمہاری خوفزدگی برحق ہے۔ ظاہر بولا، جی ہاں جناب، اگر وہ قریب آنے کی کوشش کرتا تو میں اسے گولی مارنے سے بھی دریغ نہ کرتا۔ میں نے کہا، تب تو بہت اچھا ہوا کہ وہ قریب نہیں آیا، ورنہ یہاں بندوق کے ایک فائر سے ہی سارے قصبے کے لوگ اٹھ جاتے، نہ صرف اٹھ جاتے بلکہ ہماری تلاش میں بھی نکل کھڑے ہوتے، اور ہم کس کس سے بچتے پھرتے۔ ظاہر بولا، آپ کچھ بھی کہیں جناب، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کتے کو دیکھتے ہی میری جان نکل جاتی ہے۔ میں نے ایک طویل سانس لی۔ ہم قصبے سے باہر نکل آئے تھے۔ کتے کا خطرہ ٹل چکا تھا۔ یہ بھی خوش قسمتی ہی تھی کہ دوسرے کتے سے ٹکراؤ نہیں ہوا، ورنہ ظاہر کھیل بگاڑ دیتا۔ قصبے سے باہر نکلنے کے بعد ہم نے مخالف سمت میں چلنا شروع کر دیا اور ہمارا یہ سفر رات کے بیشتر حصے جاری رہا۔ ہم پہاڑیوں پر چل رہے تھے، کبھی ہمیں مزید اوپر چڑھنا پڑتا اور کبھی کسی ڈھلوان سے اترنا پڑتا۔ غنیمت یہ تھا کہ پہاڑی زمین زیادہ سخت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اندھیری رات میں ان پر چلنا آسان نہیں تھا۔ ہم وقفے سے سامان تبدیل کرتے رہے، مگر سوٹ کیس کا بازو زیادہ تر میں نے ہی اٹھائے رکھا۔ وہ بوسیدہ سا سوٹ کیس جو پہاڑی سفر کے دوران ہماری زندگیوں کو تحفظ فراہم کرنے کا ضامن تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ ظاہر کے لیے یہ سفر اس کی بساط سے بہت زیادہ ہے، لیکن میں اس بات پر خوش تھا کہ زیادہ تیز رفتاری سے نہ سہی، مگر وہ چل رہا ہے اور ہم اپنے فرار ہونے کے مقام سے ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ رات کی تاریکی میں سفر کرنا ہمارے لیے دشواری کا باعث ضرور بن رہا تھا، لیکن یہی تاریکی ہمارے لیے معاون بھی ثابت ہو رہی تھی۔ دن کے اجالے میں ہمیں دیکھ لیے جانے اور تلاش کر لیے جانے کے خدشات ضرور تنگ کرتے رہتے، جن سے اس وقت ہم بے نیاز تھے۔ یہ پہاڑی سفر جسمانی تھکن اور ذہنی کوفت پیدا کر رہا تھا، لیکن یہ آلیو ہاورڈ کے آدمیوں کی قید میں رہنے سے تو بہتر تھا۔ ابتدا ہی میں انہوں نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا تھا اور جس بے دردی سے میری پٹائی کی تھی، اس کے پیش نظر اندازہ کرنا چنداں مشکل نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں اگر ہم ان کی قید میں رہتے تو وہ ہمارا کیا حشر کرتے۔ میرا خیال ہے اس وقت ظاہر بھی ایسے ہی خیالات سے نبردآزما تھا، اور آزادی کا یہی احساس اس کے قدموں میں تحرک قائم رکھے ہوئے تھا۔ میری خواہش تو یہ تھی کہ رکے بغیر سفر جاری رکھا جائے تاکہ جلد از جلد کسی شہر تک پہنچ سکیں، لیکن مجھے یہ احساس بھی تھا کہ آنے والی صبح ہمارے لیے مصائب اور مشکلات کا پیغام بھی لا سکتی ہے۔
रात के अंधेरे में तो खैर ये मुमकिन नहीं था, लेकिन दिन की रोशनी में ऑलिव हार्वर्ड के गुर्गे हमें तलाश करने के लिए हर मुमकिन तरीका इख्तियार करते और उस वक्त उनसे बचने के लिए हमें भरपूर तवानाइयों की जरूरत पड़ती। इसलिए बेहतर यही था कि 2-4 घंटे आराम करके अपनी तवानाइयां मुज्तमा कर ली जाएं। एक बुलंद मुसत्तह मकाम पर मैंने जाहिर से कहा, कुछ देर आराम कर लेने के बारे में क्या ख्याल है? जाहिर रुक गया। उसने धप से जमीन पर बैठते हुए कहा, मुझ में मजीद चलने की हिम्मत रह भी नहीं गई। मैंने बोसीदा सूटकेस एक चट्टान के साथ टिकाते हुए कहा, अगर होती तब भी मैं आराम करने का फैसला करता। पानी का कैन और बंदूक जाहिर के कब्जे में थी। मैंने कहा, सुबह से हमारी तलाश शुरू हो जाएगी और हमारा सफर मजीद मुश्किल हो जाएगा। जाहिर ने चट्टान की सतह पर लेटते हुए पूछा, आपको इतना यकीन क्यों है कि वो हमें जरूर तलाश करेंगे? मैंने कहा, हमारा वास्ता ऑलिव हार्वर्ड से है जाहिर, और फिर उसके 2 आदमी भी तो मारे गए हैं। जाहिर ने तशवीश से पूछा, आखिर उसे अमेरिका में कितने इख्तियारात हासिल हैं? मैंने कहा, जब से मैंने उसे CIA से निकलवाया है उसकी यहाँ कोई सरकारी हैसियत नहीं रही और न ही उसे सरकारी तौर पर किसी किस्म की मुराद हासिल हो सकती है, लेकिन उसका जाती असर रसूख तो अब भी होगा और फिर हारूत राबील की दौलत भी तो सर चढ़कर बोल रही होगी। जाहिर बोला, अगर हमारी तलाश में ज्यादा वसाइल इख्तियार किए गए तो हम कब तक उनसे छुप सकेंगे? मैंने कहा, हमें अपना सफर जारी रखना होगा जाहिर। अब तुम सो जाओ ताकि दिन में हम ताजा दम होकर हालात का मुकाबला कर सकें। जाहिर को सोने की तलकीन करने के बाद मैं खुद भी सो गया। सूरज तुलू होने के साथ ही मेरी आंख खुल गई। जाहिर अभी तक महवे ख्वाब था। मैंने जल्दी से उठकर दूर दूर तक नजरें दौड़ाईं। ताहद्दे निगाह कोई मुतनफ़्फ़स नजर नहीं आ रहा था। उस वीराने में किसी ज़ीरूह की मौजूदगी की तवक्को की भी नहीं जा सकती थी। बुलंदी पर होने की वजह से मैं दूर दूर तक देख सकता था। वो जगह ऐसी थी कि कोई आसानी से हम तक नहीं पहुंच सकता था। अगर ऐसी कोई कोशिश की जाती तो हमारी नजरों में आए बगैर वहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। पूरी तरह मुतमईन होने के बाद मैंने बंदूक उठाई और सूटकेस में से तेल की कुप्पी निकालकर बंदूक को तेल देने लगा। आने वाले वक्तों में किसी बुरे वक्त के लिए वो बंदूक हमारा वाहिद सहारा थी और गुज़श्ता शाम पानी में भीग जाने के बायस उसे तेल देना जरूरी हो गया था, वरना उसे जंग लगने का खतरा था। बंदूक को अच्छी तरह से तेल देने के बाद मैंने जाहिर को उठा दिया। उसका चेहरा उतरा हुआ था और साफ जाहिर हो रहा था कि 24 घंटे की तकरीबन मुसलसल जिद्दोजहद उस पर बुरी तरह असरअंदाज हुई है। मैंने कहा, नाश्ता कर लो जाहिर। गुज़श्ता रात चूंकि हमने बाकायदा खाना खाया था, इसलिए नाश्ते में सिर्फ फल खाने पर इक्तिफा करेंगे। डिब्बों में बंद खाने को मैं किसी बुरे वक्त के लिए महफूज रखना चाहता हूँ। जाहिर ने कहा, जैसा आप मुनासिब समझें। उसके लहजे से नक्काहत टपक रही थी। मैंने कहा, ये नहीं मालूम कि हमें मजीद कितने दिन इस हाल में गुजारने होंगे, इसलिए हम खुराक का जखीरा बहुत एहतियात से खर्च करेंगे। जाहिर ने कहा, अगर ये बात है तो इस वक्त नाश्ता करने की भी कोई खास जरूरत नहीं है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुमसे इत्तेफाक नहीं है। तवानाई हमारी जरूरत है। मालूम नहीं बाद में हमें कुछ खाने का मौका मिले या न मिले। हमने जल्दी जल्दी कुछ फल हलक से उतारे और फिर रवानगी के लिए तैयार हो गए। मैंने चलने से कबल जाहिर को जरूरी हिदायत दी। मैंने कहा, सूटकेस मैं उठाता हूँ, तुम पानी का कैन और बंदूक संभालो। ये 25 राउंड की बंदूक है, तुम इसे सिंगल शॉट पर रखना। मैंने इसे अच्छी तरह तेल लगा दिया है, लिहाजा इसकी कारकर्दगी की तरफ से तुम बेफिक्र हो सकते हो। पहाड़ी से नीचे दूसरी तरफ एक वादी नजर आ रही थी। मुझे यकीन था कि उस वादी में कोई आबादी भी होगी जहां से हम मजीद ज्यादा राह ले सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।